हेलो गाइस। आपके पास अभी तक 5 नोट्स आ चुके हैं शायद ग्रुप में। 5 PDF आ चुकी हैं और लगभग लगभग ये 200 पेजेस के ऊपर हो चुका है, 200 या 250 पेजेस के ऊपर हो चुका है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि 5 बुकलेट्स मतलब 5 रजिस्टर्स आप बना रहे हैं। ठीक है, पहले मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको डालने हैं उसमें। ठीक है, और उसके बाद पीछे 50 पेज आपको खाली छोड़ने हैं। उसके बाद कुछ मैंने आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया है, जैसे इवोल्यूशन के 7 पेजेस दिए हैं। ठीक है, वो 7 पेजेस मोर देन सफिशिएंट हैं। ठीक है, अब इन पेजेस को इसमें मत जोड़ना जो बुकलेट बना रहे हो आप। ये जितने भी प्रिंटेड पेजेस की बुकलेट बनेगी आपकी, इसको पेपर 1 के सारे अलग रखना और पेपर 2 को सारे सारे अलग रखना। इनको स्टेपल कर लेना। ठीक है, या फिर एक फोल्डर में लगा के रख लेना। ठीक है, ये बाद में काम आएंगे जब हम एडवांस्ड में घुसेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूंगा कि जैसे ही कुछ टॉपिक्स खत्म होते हैं, जैसे इवोल्यूशन पूरा खत्म हुआ, तो ये 7 पेजेस को क्रैम कर लेना। ठीक है, इन 7 पेजेस को जो प्रिंटेड फॉर्म में मैंने आपको दिए हैं, ये वो सेम बातें हैं जो मैं समझा रहा हूं, कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा भी होंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो प्रिंटेड मटेरियल है इसको बार 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 रीड करना है। ठीक है, तब तक रीड करना है जब तक जो उसकी मोटी मोटी बातें आपके दिमाग में ना बैठ जाएं। ठीक है, और वो मैक्सिमम बातें मैं कर चुका हूंगा। ठीक है, तभी आप आंसर में यूज कर पाएंगे। एक चीज याद रख लेना, कभी भी एंथ्रोपोलॉजी को फैला मत देना चारों तरफ। क्योंकि जो लोग इस बार एग्जाम लिखे हैं, पेपर 1 90% लोगों का छूटा है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन या फिर फालतू लिख के आए हैं पेपर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पेपर कंप्लीट करना अपने में चैलेंज है। ठीक है, अगर पेपर टफ है तो, जैसे पेपर 1 रहा है। ठीक है, अगर हम फालतू बातों पे अपना फोकस करेंगे, फालतू बातें मतलब कि यहां से पढ़ लें वहां से पढ़ लें, मतलब चीजों को जोड़ें इधर उधर से। ठीक है, मतलब आंसर हमको लिखना है 150, 200, 250 वर्ड्स में, और हम पढ़ रहे हैं 4000, 5000 वर्ड्स किताबें पढ़ने में लगे पड़े हैं। ठीक है, आपको मुश्किल से 3 या 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए अच्छे, जिनको आप प्रस्तुत करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उनको यूज करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एंथ्रोपोलॉजी में बस वही डिमांड है क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना होता है एक आंसर में। 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 3 घंटे में, 19 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें बैठ के आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको बस वही बातें करनी है जो जरूरी हैं। ठीक है, उसी पे अपना फोकस बनाए रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके पास इवोल्यूशन का चल रहा है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट 2 निकाल लीजिए, और लमार्क मैं खत्म कर चुका हूं। अब मैं डार्विनिज्म से एंटर करूंगा। ठीक है, उस पर फोकस रखना है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले लमार्क के बारे में वो चारों एजम्पशंस बताइए, क्योंकि लमार्क का आंसर आएगा तो वो चारों डालने डालने हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या था बताइए? सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब इवॉल्व वर्ड ध्यान रखना, इवॉल्व बोल दिया लमार्क ने, मतलब हम इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं, ये लमार्क बोल चुके हैं। इसको डार्विन जो है अपनी थ्योरी के जरिए सब्सटेंशिएट करेंगे। ठीक है, किताब का नाम बताइए, बताओ किताब का नाम। ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज, साल था 1859। 1859 की किताब ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज में डार्विन लिखेंगे एक्चुअली में कि किस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, इनकी एक्चुअल बातें होंगी। ठीक है, लेकिन वो भी जेनेटिक्स से परे हैं, क्योंकि जेनेटिक्स जो अनफोल्ड करेगा वो मेंडल के बाद करेगा। मेंडल अभी सीन में नहीं है। ठीक है, मेंडल आ जाएंगे, मेंडल की भी काम साइड में चल रहा है। ठीक है, 1901 के बाद जो जेनेटिक्स जो है एक्चुअल प्रिंसिपल्स अपने आप को एसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। बात सुन रही है? तो लमार्क इवोल्यूशन की तरफ सिग्निफाई कर गए, डार्विनिज्म ने उसको प्रूव किया, और आगे इनकी थ्योरीज को ऐड करके एक मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बनी है सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, जो इवोल्यूशन की अंतिम थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट बताओ, दूसरा एजम्पशन बताओ लमार्क का। चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्स अडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा, उस एनवायरमेंट में रहने के लिए ऑर्गेनिज्म में कुछ अडेप्टिव चेंज आएंगे, अडेप्टिव फीचर्स बदलेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था, और ये सही साबित हुआ था। पहला वाला गलत साबित कर दिया गया था। तीसरा था यूज एंड डिसयूज थ्योरी। ठीक है, ये भी सही साबित हुआ था, बता चुका हूं। और चौथा था द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसको गलत साबित किया गया था। ये चारों एजम्पशंस हमें डालने होंगे लमार्क को समझाते समय। ठीक है,
अब हम घुस रहे हैं डार्विन में। अब देखो समय था क्या, ये समय था मिड 19th सेंचुरी का। इस समय डार्विन जो है कोशिश ये कर रहे थे कि किस तरीके से ये प्रूफ कर दिया जाए कि इंसान जो है, स्पीशीज जो है वो इवॉल्व करते हैं, और उसके पीछे के रीजन को सामने लाया जाए। जब भी कोई थ्योरी रखी जाती है ना, तो उसको प्रूफ करने के लिए जो पॉस्टुलेटर है जैसे डार्विन है, वो कुछ बातें करेंगे अपनी किताब में, ठीक है, और उनकी किताब को काउंटर करने के लिए, उनकी रिसर्च को काउंटर करने के लिए कुछ और साइंटिस्ट या कुछ और एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपनी बातें करेंगे, ठीक है। तो उस समय जब हम लोग बोलते थे कि मैन इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड, तो उस समय इस बात को रखना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था, जो डार्विन ने अच्छे से किया, ठीक है। डार्विन ने कुछ ऑब्जर्व किया था, उसके बाद रिसर्च करके ये किताब छापी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी समय अगर मैं बात करूं थॉट्स में, तो थॉट्स में क्या चल रहा था, देखियो हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन और लमार्क की जो अर्लियर थ्योरीज हैं, ये लोग कह रहे थे कि ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। इसी दिशा में टाइलर मॉर्गन फ्रेजर ये बोल रहे थे कि कल्चर भी इवॉल्व करते हैं, तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी भी यहां से बन रही थी। तो एंथ्रोपोलॉजी के दो फील्ड्स तैयार हो रहे थे, एक साइड से क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म तैयार हो रहा था जो थ्योरीज को उदय देने वाला था, और एक साइड से बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी जो लमार्क स्टार्ट कर चुके थे, चार्ल्स डार्विन उसमें लोहा भर रहे थे। बात समझ में आ रही है। अब ये दोनों आगे बढ़ेंगे और ये आगे बन के ये बड़े पिलर्स बनने वाले एंथ्रोपोलॉजी के। ये जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, ये इंसान के अंदर के चेंजेस के बारे में बात करेगा, और ये क्लासिकल इवोल्यूशन यानी कल्चरल इवोल्यूशनिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज बनेंगी, ये इंसान की बॉडी के बाहर के कल्चर्स की बात करेगा, और दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके जरिए इंसान जो है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जी पाएगा, अपने जीने के तरीके को आसान कर पाएगा, ठीक है। यहां पे बॉडी काम करेगी, यहां पे इंसान के कल्चर्स काम करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये बात है, इस लिंक को पकड़ना है। ये है इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक्स ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चन इस बार यही बना था। क्या बना था कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो हैं, 4 ब्रांचेस है ना, अब 4 ब्रांचेस तो कितने इंटरलिंकेजेस दिखाओगे आप, बताओ, 6 के आसपास हो गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मैं बता दूंगा। तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए किस तरीके से उसमें यूज हुआ है और इसका डाटा इसमें यूज हुआ है, ठीक है, या फिर किस तरीके से डिपेंडेंट है आपस में। 20 नंबर का क्वेश्चन था, बनाना था ऑन द स्पॉट, तुरंत बन जाता, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी डिफाइन करो, चारों ब्रांचेस को डिफाइन करो, और उन ब्रांचेस में आप एक छोटा सा डायग्राम बनाओ ऐसे कनेक्ट कर करके, और 1 2 3 4 5 6 लिख दो, और फिर उसके बाद आप उन पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करो अपने पॉइंट से कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को सप्लीमेंट करेगा, ठीक है। और फिर ये कंपैरेटिवली सप्लीमेंटेशन आप दिखाते दिखाते एक हॉलिस्टिक व्यू बना के एंथ्रोपोलॉजी के प्रिंसिपल्स को सिग्निफाई कर देते हैं, जो ये चारों सब डिसिप्लिन हैं ये दिखा रहे हैं। 20 नंबर का है, ठीक है। अगर बहुत अच्छा लिख दिया तो भी 12 13 तो मिल ही जाएगा। एवरेज भी लिख दिया, ये सब जो मैं बोल रहा हूं, तब भी 7 8 तो नहीं 10 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं डार्विन के पास। अब डार्विन ने क्या किया था, इसका एक बैकग्राउंड आइडिया दूंगा, बस सुन लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब खूब सारे आइलैंड्स थे, ठीक है, ओशियन में खूब सारे आइलैंड्स हैं। तो डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि हर एक आइलैंड पे जो घोड़ा है, उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर अलग है, ठीक है। अगर आप पहाड़ों के घोड़े देखें, या फिर सेंट्रल एशिया के घोड़े देखें, या फिर आप रशिया के घोड़े देखें, या फिर आप कहीं और के यूरोप वगैरह के घोड़े देखें, तो आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लंबे चौड़े होंगे, कुछ एकदम नाटे से होंगे। जो अच्छे होंगे उनको हम बोलेंगे बहुत अच्छी ब्रीड है, जो बेकार होंगे कहेंगे इंडिजिनस ब्रीड है, या फिर अच्छी ब्रीड नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो यही चीज है कि जो ब्रीड्स है, जिसको हम बोल देते हैं ब्रीड है, ये ब्रीड ही तो एनवायरमेंटल एडेप्टेशन है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में इवॉल्व करती है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जीने के लिए। अगर किसी घोड़े के शरीर पे खूब सारे फर हैं या बाल हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोल्ड एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करवा रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। किसी की बॉडी बिल्ड डिसाइड करेगी कि वो किस तरह के एनवायरमेंट में रह रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हम लोग हस्की जैसे कुत्ते उठा के राजस्थान जैसे डेजर्ट में पालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि उसकी जो एनवायरमेंटल नीड थी, जिसकी वजह से बॉडी फीचर्स डेवलप हुए थे, वो अलग थी, ठीक है। तो ये इन स्पीशीज में जो एक ही स्पीशीज में जो वेरिएशंस थे, वेरिएशंस याद रखना, वेरिएशंस,
इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा क्यों है, तो सब घोड़े, पर आइलैंड बदलते ही ये घोड़े का जो मॉर्फोलॉजी है, जो प्रकार है, वो बदल जा रहा है, कुछ माइन्यूट चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे ये चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आप पढ़िए। व्हेन डार्विन वाज ऑन अ सी वॉयज एंड हैज टू पास डिफरेंट आइलैंड्स, ही फाउंड हॉर्स 1, हॉर्स 2, हॉर्स 3, हॉर्स 4, डायग्राम बनाओ, आइलैंड 1, आइलैंड 2, आइलैंड 3, आइलैंड 4, ठीक है, 4 आइलैंड में 4 तरह के हॉर्सेस हैं, ठीक है, दैट ऑन डिफरेंट आइलैंड्स डिफरेंट साइज ऑफ हॉर्सेस वर देयर, जैसे जैसे आइलैंड बदलेगा वैसे वैसे हॉर्सेस बदल जाएंगे। देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन अ सिंगल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन डिफरेंट आइलैंड, जो मैंने बात करी। क्या चल रहा है ये पार्ट 2 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स सामने रखिए, लामार्क जहां खत्म हुआ है उसके बाद डार्विन लिखा हुआ है अच्छे से, वो वाला पेज खोलिए, ठीक है। और हाँ, अगर किसी भी नोट्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या फिर कहीं कोई लाइट प्रिंट है, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और फिर मैं उसका भेज दूंगा या फिर ग्रुप पे जो अपना पेड ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन अ सिंगल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन डिफरेंट आइलैंड्स, दिस चेंज इज ड्यू टू एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, ये एनवायरमेंटल एडेप्टेशन की वजह से है, जो मैं बता चुका हूं। ही रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अब यहां पे वो रियलाइज कर चुके थे कि एनवायरमेंट का क्या रोल है एक ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व कराने में। अब इस रियलाइजेशन को ही थ्योरी में डालना था चार्ल्स डार्विन को, ठीक है। बट इन हिज थ्योरी ही नेवर यूज द टर्म एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, पर अपनी थ्योरी में एनवायरमेंटल एडेप्टेशन का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किस टर्म का इस्तेमाल किया है? उन्होंने इस्तेमाल किया नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन पहली बार इस्तेमाल होने जा रहा था, और नेचुरल सिलेक्शन इतनी बड़ी बात चार्ल्स डार्विन कर गए कि सिंथेटिक थ्योरी का मेन पिलर बनने जा रहा था। सिंथेटिक थ्योरी में जितने भी फैक्टर्स हैं सबको कंट्रोल करेगा नेचुरल सिलेक्शन, जिसको बताया था डार्विन ने। बात समझ में आ रही है? देखो, बट इन दिस थ्योरी ही नेवर यूज द टर्म एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, इंस्टेड ही यूज द टर्म नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के हिसाब से अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ है तो इसका मतलब है कि एनवायरमेंटल एडेप्टेशन जरूर जरूर हुआ होगा। नेचर हमेशा फिट वेरिएंट को सिलेक्ट करता है, लिख लीजिए इसे, नेचर हमेशा फिट वेरिएंट को सिलेक्ट करता है। अब ये फिट अनफिट क्या है ये जानना हमको आगे है, इस चीज को याद रखना, नेचर हमेशा फिट वेरिएंट को पकड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा हुआ है इसके अंदर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे आगे जाके, ठीक है। बस इतना याद रखना कि ईए की बात नहीं की इन्होंने, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बात की है। तो हम जो है अपनी थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन पे बात करेंगे डार्विन के समय में। डार्विन के बारे में जब आएगा, नेचुरल सिलेक्शन विल बी द कोर पॉइंट हमारे आंसर्स का। दूसरी बात, नेचुरल सिलेक्शन से कुछ ज्यादा ही ओवर एम्फोसाइज कर चुके हैं डार्विन, तो यही इनका आगे जाके ड्रॉबैक बन जाएगा, ठीक है। इस बात को पकड़ के रखना आगे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है। अब लेमन एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, नीचे पढ़िए। मोहन स्टडीड एंड पास द एग्जाम, मोहन ने पढ़ाई करी और पास कर गया। अब देखो पहला पॉइंट, इफ ही हैज पास्ड, अगर मोहन पास किया है मतलब नेचुरल सिलेक्शन, देन ही वुड हैव स्टडीड, तो उसने पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम पास कर गए या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम पास कर गए तो इसका यह मतलब है कि आप जरूर पढ़े होंगे। मतलब अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ है तो एनवायरमेंटल एडेप्टेशन जरूर जरूर होगा। और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं किए, क्या इसका यह मतलब है कि आप पढ़े नहीं हैं? गलत। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट पढ़िए, इफ मोहन स्टडीज इट इज नॉट नेसेसरी ही वुड हैव पास्ड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऐसी है, बेकार है, डालना नहीं है कहीं भी, बस समझने की कोशिश करो। क्या है नीचे कॉन्सेप्ट देखो, अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ है तो एनवायरमेंटल एडेप्टेशन ऑटोमेटिकली हुआ होगा, ठीक है। और अगर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन हुआ है, अगर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन हुआ है तो नेचुरल सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि होगा नहीं होगा, ठीक है। बस इस चीज को पकड़ के रखना कि अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ है तो एनवायरमेंटल एडेप्टेशन जरूर हुआ होगा, इसको ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये नीचे डायग्राम बना हुआ है, अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ है तो एनवायरमेंटल एडेप्टेशन जरूर हुआ होगा। क्लियर हो गया? चलिए, सिमिलरली बाय नेचुरल सिलेक्शन ही मींस
डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी नॉर्मल रखिए इसे। द फिट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मोर एंड पासेस ऑन दियर जीन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये इन्होंने पहला पोस्टुलेट था डार्विन का। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जो फिट है वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपना जीन पूल ज्यादा पास ऑन करता है, ज्यादा एसर्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन यही है, जो फिट है वो ज्यादा करेगा, जो अनफिट है वो ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। इफ नेचुरल सिलेक्शन हैज हैपेंड, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन वुड हैव हैपेंड नेसेसरीली। ये जो पॉइंट्स आगे आने वाले हैं, अभी बस ओवरव्यू चल रहा है। एंड अनफिट ऑर्गेनिज्म ऑफ दोज डज नॉट पास ऑन दियर जीन टू नेक्स्ट ऑर्गेनिस्मिक जनरेशन। ठीक है, अनफिट वाला नहीं पास कर पाएगा और वो जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे करके समाप्ति की तरफ जाएगी या फिर वो कन्वर्ज होना स्टार्ट कर देगी। सेकेंडली, स्पीशीज मतलब एक स्पीशीज में सब स्पीशीज। ठीक है, एक स्पीशीज, जैसे घोड़े हैं तो घोड़े भी डिफरेंट तरह के हैं ना, डिफरेंट तरह की सब स्पीशीज हैं। तो जो फिट है वो अपने आप को एसर्ट करेंगी, वो बढ़ेंगी, यूनिफॉर्मिटी की तरफ है। जो अनफिट है उनकी संख्या कम होती चली जाएगी, बस यही बात है। सेकेंडली, एंड अनफिट ऑर्गेनिज्म ऑफ दोज डज नॉट पास ऑन देयर जीन टू नेक्स्ट ऑर्गेनिस्मिक जनरेशन। इतना क्लियर? सच ऑर्गेनिजम्स एज पर डार्विन आर रिजेक्टेड फ्रॉम इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ नेचर। जो इवोल्यूशनरी लाइन है नेचर की, जैसे हमारी भी थी ना पीछे, रामा, ऑस्ट्रेलो, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमोसेपियंस यानी मॉडर्न मैन। अब ये एक फिट लाइन है कि हम इस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं। कुछ अनफिट होंगी, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसी, बताऊंगा आगे जाके मैं। ठीक है, वो जो है अनफिट होने की वजह से एलिमिनेट हो गई इवोल्यूशनरी लाइन से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से एक पर्टिकुलर स्पीशीज में कई सारी सब स्पीशीज होंगी। अब उन सब स्पीशीज में से कुछ जो है अपने आप को एसर्ट करेंगी, मतलब कुछ जो है फिट है वो अपना जीन ज्यादा से ज्यादा पास ऑन करेंगी ड्यू टू रिप्रोडक्शन, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो ज्यादा से ज्यादा पास ऑन करेगा उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, जो कम करेगा, जो अनफिट है, उसकी संख्या कन्वर्ज होती चली जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि फिट वाले ही रह जाएंगे। तो नेचर सेलेक्ट्स द फिट वन। ठीक है, और ये जो फिट है ये कैसे हुआ है? फिट ये एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। बात समझ रही है? एनवायरमेंटल एडेप्टेशन फिट हुआ, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने के लिए स्पीशीज में कुछ चेंजेस आते हैं। यही तो हमारा सेकंड पोस्टुलेट था लामार्क का। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डार्विनिज्म की थ्योरी में एंट्री कर रहे हैं। ही प्रपोज हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म इन टर्म्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो मैं बात कर चुका हूं इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज 1859। एक साइड में एक पन्ना रखिए। ठीक है, पन्ना मत रखिए, अपनी कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है ना, स्टार्टिंग में हमेशा जो मेन कॉपी आपकी होती है, जैसे मैं बताता हूं आपको करना क्या है। अगर हम लोग जुड़े रहे एंड तक अच्छे से, ठीक है, आपके सिलेक्शन तक, तो एक कॉपी भर जाएगी आपकी। अभी बना लीजिए, उसको बोलते हैं मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी जो है नंबर बढ़वाती है। ठीक है, उस मास्टर कॉपी में सबसे पहला जो पेज है उस पर आप डाल दीजिए बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बच्चों वाला काम है लेकिन बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट डालिए ये अपना ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज 1859 बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आपके पास जब तक एंथ्रो में पढ़ाऊंगा तो 100 से 150 किताबें होंगी। ठीक है, अभी रटते चलिए। ठीक है, थॉट में भी मैंने 20-25 किताबें बता दी हैं आपको। द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ऐसी खूब सारी किताबें बताई हैं मैंने। ठीक है, तो और खूब सारे फील्ड वर्क बताए हैं, फील्ड वर्क को इसमें डालिए। अब फील्ड वर्क क्या है? फील्ड वर्क तो किताब के फॉर्म में छपते थे, रिसर्च बुक्स जो थी वो किताब के फॉर्म में तो सब छपते थे। द मुंडा इन द कंट्री, ठीक है, मुंडा इंडिया कंट्री, ये किसी किताब थी, एस सी रॉय की किताब थी 1912 की। अब उसको आप फील्ड वर्क बोलो या किताब बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अगर कोई रिसर्च कॉपी है, रिसर्च वर्क है, ठीक है, जैसे अंबेडकर का था एनिलिशन ऑफ द कास्ट, वो रिसर्च वर्क था, वो छप के आ गया किताब के फॉर्म में, तो वो किताब है, रिसर्च वर्क है, एक ही तरह की चीज है। ठीक है, तो रिसर्च वर्क, फील्ड वर्क या फिर जो एक्चुअल किताबें हैं, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज एक रिसर्च ही था जो बाद में किताब का फॉर्म लिया। बात समझ में आ रही है? तो इसको एक ही जगह डाल दीजिए आप और उसको रटते रहिए, क्रैम करते रहिए, बच्चों की तरह रटिए। रटना बहुत जरूरी है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ये ऑप्शनल का खेल ही रटने का है मैक्सिमम। ठीक है, अब डार्विन ने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये मैं बात कर चुका हूं। अपनी किताब थी द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज इन 1859। ठीक है, अब कुछ सेलियंट फीचर्स हैं यानी एजम्पशंस हैं। लामार्क के 4 एजम्पशंस याद हैं? अब इसी तरीके से डार्विन के भी 3 होंगे। ठीक है, अब डार्विन के 3, क्योंकि आंसर आएगा डार्विन पे तो यही पॉइंट्स डालने हैं। ये नहीं डाले और बकवास करी तो नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहला, देयर इज अ टेंडेंसी इन द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बट द नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। कितनी बड़ी बात है। देखो, एक टेंडेंसी होगी ऑर्गेनिज्म में
एक ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे अपने नंबर में, और वो नंबर जो है कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद तो आपकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपकी संख्या कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, अब जैसे हम ह्यूमंस की बात है, हमको तो कुछ चीजें रेगुलेट करती हैं। ठीक है, जैसे स्टेट का TFR का कॉन्सेप्ट है कि ठीक है आप जो है ज्यादा बच्चा मत पैदा करिए। ठीक है, या फिर हमारे कल्चरल रूल्स हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस वजह से हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट है। ठीक है, पहले ऐसा था कि हमारे यहाँ जो बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, डेथ रेट जो है वो भी ज्यादा था, तब पॉपुलेशन कांस्टेंट थी। अब जो है हम लोगों ने अपने कल्चरल टूल्स की मदद से, कुछ इनोवेशंस के जरिए, मेडिकल साइंस जैसी चीजें बनाई, और उसमें कुछ कल्चरल इनोवेशंस के जरिए हमने डेथ रेट को घटा दिया। तो एक टेंडेंसी थी कि बर्थ रेट भी गिरना चाहिए, बात समझ में नहीं। तो बट एक इनर्शिया के जरिए वो बर्थ रेट गिर नहीं पाया, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ हम बढ़ गए 1960 से 1990 के आसपास तक। ठीक है, अब जो है बर्थ रेट भी कम हो रहा है, और डेथ रेट तो ऑलरेडी कम है ही। ठीक है, तो ये चीज है। तो पॉपुलेशन अब जो है कांस्टेंट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, पर जो ह्यूमन से नॉन ह्यूमन स्पीशीज होती है ना, उनमें टेंडेंसी ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब उनको तो कोई चीज रेगुलेट नहीं करेगा ना। ठीक है, बट उनका नंबर कांस्टेंट है। अब ये नंबर क्यों कांस्टेंट है, ये सेकंड पॉइंट बताएगा। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सेकंड पॉइंट है। अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है। सबसे पहला है इंट्रा स्पीशीज स्ट्रगल। एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, जैसे लॉयन की या फिर डियर्स की, किसी की भी, वो आपस में लड़ते हैं ना और एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, ये है इंट्रा स्पीशीज स्ट्रगल। ठीक है, आपको सरवाइव करने के लिए अपने साथ वाले से लड़ना पड़ेगा। ऐसे यूपीएससी के एग्जाम है, आपको अगर यूपीएससी में रैंक मारनी है या स्टेट पीसीएस में रैंक मारनी है, तो अपने आजू बाजू कंपटीटर से लड़ना पड़ेगा। यही है इंट्रा स्पीशीज, क्या कहते हैं, इंटर स्पीशीज स्ट्रगल। अब एक है इंटर स्पीशीज स्ट्रगल, यहां पे स्पीशीज बदल जाती हैं। शेर जो है हिरन को खाएगा, तो शेर और हिरन के बीच में एक इंटर स्पीशीज स्ट्रगल है। पहले वाले में भी नंबर कम हो रहे हैं, संख्या कम होगी ना, जब आपस में लड़ोगे तो डेथ रेट बढ़ जाएगा किसी पॉपुलेशन का। बर्थ रेट तो ऑलरेडी हाई है ही, डेथ रेट भी बढ़ेगा। यहां पे जो है इंटर स्पीशीज स्ट्रगल में जो फूड चेन का कॉन्सेप्ट है, फूड वेव का कॉन्सेप्ट है, उसकी मदद से एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पर हावी होती है। बात समझ में आ रही है। अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो चारों तरफ बड़ी बड़ी ग्रासेस ना उगाएंगी, प्लांट्स नहीं उगाएंगे, खूब सारे जंगल्स खूब ज्यादा घने नहीं हो जाएंगे, तो हर्बीवोर्स हैं उनको चेक करने के लिए। तो प्लांट की स्पीशीज को रेगुलेट करने के लिए हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स की संख्या को रेगुलेट करने के लिए कार्निवोर्स हैं। बात समझ में नहीं है। तो एक दूसरे की स्पीशीज में स्ट्रगल है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, इससे जो है स्पीशीज का डेथ रेट बढ़ रहा है, तो नंबर भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, नेचर ने हमें ऐसे बनाया है कि देयर इज अ टेंडेंसी इन द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, बट द नंबर वुड रिमेन कांस्टेंट। याद आया। अब इस नंबर को कांस्टेंट लगाने के लिए कुछ स्ट्रगल है। सबसे पहले इंट्रा स्पीशीज स्ट्रगल, दूसरा था इंटर स्पीशीज स्ट्रगल, अब तीसरा स्ट्रगल बताओ, स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। नेचर के अगेंस्ट भी स्ट्रगल है। कोरोना वायरस नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल है ना, ह्यूमंस का। ठीक है, तो इस तरीके से खूब सारे स्ट्रगल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्लाइमेट चेंज है, ये भी नेचर की तरफ स्ट्रगल है। सुनामी आई, अर्थक्वेक आया, वॉल्केनोस फटे, इससे स्पीशीज मरी, तो ये भी नेचर के अगेंस्ट ही स्ट्रगल है। तो ये जो तीन स्ट्रगल हैं, यही तो कांस्टेंट बना रहे हैं किसको, देयर इज अ टेंडेंसी इन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर को। क्लियर हुआ। तो ये हमने दो एजम्पशंस कर लिए और दूसरे एजम्पशंस में 3 पॉइंट्स डाल दिए। देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इंट्रा स्पीशीज स्ट्रगल, इंटर स्पीशीज स्ट्रगल और स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। अब तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मैं बात कर रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो है ये थ्योरी थी, किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन का तीसरा पोस्टुलेट था। ठीक है, याद रखना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। अब इसको आगे मैं रेस में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जिसको हिटलर जैसे लोगों ने, फांसीवाद ने, जो है नाजीवाद ने, इसको मिसयूज किया था, और एक रेस का दूसरे रेस पर जो अत्याचार है, ठीक है, जो एथनिक क्लिंजिंग है, उसको जस्टिफाई किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। ये मैं बता चुका हूं, आगे मैं रेस में खोलूंगा।
तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये बोलता है नेचर इज द सेलेक्टिव एजेंसी, नेचर ही है जो सिलेक्ट करेगा, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचर सेलेक्ट करेगा कि क्या चीज जो है नेचर में अडेप्ट करेगी। जो एनवायरमेंटल अडेप्टेशन हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्या वो नेचर द्वारा अप्रूव्ड हैं या नहीं है। अगर नेचर ने अप्रूव कर दिया है तो वो एनवायरमेंटल अडेप्टेशन सही है, वो सर्वाइव करेगा, वो फिट वेरिएंट है। और अगर एनवायरमेंटल अडेप्टेशन नेचर ने अप्रूव नहीं किए हैं तो वो फिट वेरिएंट नहीं है, अडेप्ट होने के बाद भी वो अनफिट हैं, वो सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ने उसको अप्रूव नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ऑर्गेनिज्म चाहे फिट हो या अनफिट हो वो इवॉल्व जरूर करेगा, चाहे फिट हो या अनफिट हो वो इवॉल्व जरूर करेगा, बट ये नेचर है जो डिसाइड करेगा कि कौन सी स्पीशीज आगे बढ़ेगी और कौन सी स्पीशीज अनफिट होने की वजह से वो कन्वर्ज करते हुए खत्म हो जाएगी। जैसे आप कई बार देखते हैं कि गोरे हाथी दिख जाते हैं, कई बार देखते हैं गोरे शेर दिख जाते हैं, कई बार देखते हैं सफेद टाइगर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये क्या है? ये अनफिट स्पीशीज हैं जो आगे जाके कन्वर्ज करके खत्म हो जानी है। केवल फिट स्पीशीज जो आपको मेजोरिटी में दिख रही है वही आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी थी। नेचर इज द सेलेक्टिव एजेंसी, नेचर सेलेक्ट्स द फिट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस मोर एंड passes on their gene to the next generation. Gradually the population of this organism increases and give rise to a new species, and the unfit organism variant of the population which do not reproduce and passes on their gene fail to evolve further. वो आगे जाके वो फेल हो जाती है इवॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डायग्राम बनाया है, एक रेड डियर है, एक व्हाइट डियर है। अब रेड डियर फिट वेरिएंट है, व्हाइट डियर अनफिट वेरिएंट है, ठीक है। अब ये कैसे बताती है फिट है या अनफिट है? आप इनकी पॉपुलेशन नंबर्स को देखते हैं, कौन सी पॉपुलेशन कन्वर्ज करती हुई दिख रही है आपको, कौन सी बढ़ती हुई दिख रही है। जो बढ़ती हुई दिख रही है वो फिट वेरिएंट है, जो कन्वर्ज करती हुई दिख रही है वो अनफिट वेरिएंट है। ओवर द ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ रेड इंक्रीजेस मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट, क्योंकि टेंडेंसी तो है। टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, पहला पोस्टुलेट डार्विन का, ठीक है। एंड फर्दर इट में वाइप आउट लीविंग ओनली रेड डियर, ठीक है। ओवर द ईयर पॉपुलेशन ऑफ रेड डियर इंक्रीजेस मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट डियर्स एंड फर्दर इट में वाइप आउट लीविंग ओनली रेड डियर, हेंस डिसेंडेंट पॉपुलेशन बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन। देखो पहले रेड और व्हाइट दोनों थे, इक्वल संख्या में से 50-50 थे, अब केवल जो है 99 जो है आर हैं, तो रेड वाले जो हैं वही तो फिट है, जो व्हाइट का नंबर खत्म हुआ है वो अनफिट वेरिएंट था, ठीक है। इसको याद रखना, नोट्स के साथ चलना तभी समझ में आएगा, नोट्स सामने बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलते रहना। अब इवोल्यूशन बात करते हैं आगे। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन एंड चेंज। व्हाट इज इवोल्यूशन? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन एंड चेंज। इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।